दरोगा ने बुजुर्ग व्यक्ति को मारा थप्पड़ नहीं जानता था वह कलेक्टर का पिता है। फिर जो हुआ वह पूरे बाजार की रूह को हिला देने वाला पल था। जिसने थप्पड़ मारा वो सोच रहा था एक बुजुर्ग ही तो है, लेकिन जिसे थप्पड़ पड़ा वो उस बेटे का सम्मान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी पिता की नजरों में सर झुकाकर जी थी। और जब वो बेटा चुप नहीं रहा बल्कि सबके सामने फोन निकालकर बोला, मैं डीएम अविनाश मिश्रा बोल रहा हूं, तो बाजार की भीड़ की सांसें थम गईं। उस एक पल में वर्दी से भरा घमंड सच के आगे घुटनों पर आ गया, क्योंकि जब बात पिता की इज्जत पर हो तो बेटा अफसर नहीं, आग बन जाता है। पुराने शहर का बाजार, जहां हर रोज की तरह आज भी भीड़ उमड़ी हुई थी। दुकानों के बाहर कपड़े लटक रहे थे, सब्जी के ठेले पर हरी हरी मिर्च की खुशबू हवा में घुली थी, और चाय की दुकानों पर बैठकर लोग राजनीति से लेकर महंगाई तक की चर्चा में डूबे थे। ऊपर से आसमान में तपता सूरज, नीचे उबलती हुई सड़कें और बीच में बेचैन लोगों की चहल पहल। ठेलों पर सब्जी तौलते हाथ, मोल भाव करती औरतें, बच्चों का शोर, रिक्शे वालों की आवाजें, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें शोर भी था और जिंदगी भी। लेकिन इस भीड़ में एक कोने में खड़े थे माधव प्रसाद, 70 के करीब उम्र, सफेद धोती और हल्की क्रीम रंग की शर्ट, आंखों पर पुराना चश्मा, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथ में कपड़े का झोला। पास ही उनका बेटा अविनाश साधारण सी शर्ट और पैंट में पिता का साथ देता हुआ बीच बीच में उनके झोले को संभाल रहा था। अविनाश के चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो बताती थी कि यह व्यक्ति साधारण भी है और असाधारण भी। भीड़ में चलते चलते उन्होंने एक चाय की दुकान के पास रुककर पिता के लिए पानी का गिलास लिया और फिर दीवार के पास उन्हें टिकने को कहा। माधव प्रसाद उम्र और धूप की मार से थक गए थे, दीवार का सहारा लेकर सांसें संभालने लगे। तभी अचानक बाजार की गूंज को चीरती हुई पुलिस की बाइकों की आवाज आई। 2 मोटरसाइकिलें तेजी से भीड़ में घुस आईं, पीछे एक जीप भी थी। भीड़ में हलचल मच गई, लोग जल्दी जल्दी किनारे होने लगे, ठेले वालों ने अपनी टोकरी और तराजू खींच लिए। पुलिस का यह अंदाज बाजार में आम था, लेकिन आज आने वाले थे दरोगा राकेश चौधरी, अपनी बदतमीजी और घमंडी रवैये के लिए कुख्यात। राकेश चौधरी मोटी मूंछों, गर्दन अकड़ी हुई और आंखों में अहंकार भरकर आगे बढ़ा। उसने आते ही पास खड़े एक युवक को घूरा जो मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। क्या देख रहा है बे? उसने गरज कर कहा और बिना किसी और बात के उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मोबाइल गिरकर सड़क पर फिसल गया। युवक की आंखें नम हो गईं, लेकिन भीड़ में किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। राकेश चौधरी इधर उधर देखने लगा, मानो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। उसकी नजर अब माधव प्रसाद पर पड़ी, जो थकान से दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। दरोगा ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे उनके पास जाकर कहा, अरे यहां क्या खड़े हो, रास्ता रोककर। और फिर बीच बाजार में सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर मार दिया। उस एक पल में बाजार की सारी आवाजें जैसे थम गईं, हवा भारी हो गई, लोगों की सांसें रुक गईं। कोई बोल नहीं पाया, बस चारों तरफ सन्नाटा और लोगों की आंखों में हैरानी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या अभी अभी उन्होंने सही देखा है। अविनाश का चेहरा उस समय बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वह अपने पिता की बेइज्जती का गवाह था। उसके भीतर का खून खौल रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई उबाल नहीं, बस ठंडा और सख्त भाव। उसने बिना हड़बड़ाए अपनी जेब से मोबाइल निकाला, नंबर मिलाया और शांत स्वर में कहा, मुख्य सचिव से बात कराइए। सारी भीड़ उसकी तरफ देखने लगी। उसने आगे कहा, मैं डीएम अविनाश मिश्रा बोल रहा हूं। अभी इसी वक्त दरोगा राकेश चौधरी और उसकी टीम को निलंबित किया जाए। फोन पर जो भी आदेश गए उनका असर कुछ ही मिनट में दिखने लगा। पास खड़ा एक सिपाही घबराकर पीछे हट गया और भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये डीएम साहब हैं? अरे ये तो वही हैं जिनकी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। राकेश चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों का घमंड जैसे एक झटके में गिर चुका था। अभी तक जो आदमी भीड़ में आम इंसान जैसा खड़ा था, वह अचानक सबसे ताकतवर बन चुका था। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, अपने पिता की इज्जत के लिए। बाजार का माहौल अब बिल्कुल अलग था।
कुछ लोग धीरे धीरे पास आकर खड़े हो गए। कुछ ने चुपके से अपने मोबाइल में यह दृश्य रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अविनाश ने अपने पिता का झोला उठाया, उनका हाथ थामा और धीरे धीरे उन्हें भीड़ से बाहर ले गए। उस समय भीड़ में खड़ा हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि आज उसने पहली बार किसी अफसर को वर्दी के बिना लेकिन असली ताकत के साथ देखा है। यह ताकत किसी कुर्सी की नहीं थी, यह ताकत थी सम्मान की, जो थप्पड़ से टूट नहीं सकती, बल्कि थप्पड़ मारने वाले का घमंड तोड़ सकती है। उस दिन बाजार में कोई आवाज ऊंची नहीं हुई, कोई नारेबाजी नहीं हुई, लेकिन हर आंख में एक कहानी दर्ज हो चुकी थी कि जब बात अपने पिता की इज्जत की हो तो बेटा अफसर नहीं, आग बन जाता है। थप्पड़ की घटना के बाद बाजार से लौटते समय अविनाश का चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान उमड़ रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वही सड़कें, वही लोग, वही पुलिस चौकियां। लेकिन अब हर जगह उसे एक ही चीज नजर आ रही थी, बेवजह का डर और दबाव जो आम लोगों के दिलों में पुलिस के नाम से बैठा दिया गया था। घर पहुंचकर उसने पिता को आराम करने के लिए कमरे में भेजा और खुद बरामदे में बैठकर देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों में वह एक थप्पड़ बार बार घूम रहा था, सिर्फ उसके पिता के चेहरे पर पड़ा थप्पड़ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के मुंह पर पड़ा थप्पड़ जिसे पुलिस अपनी ताकत से रौंद रही थी। अगली सुबह वह अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसके सामने कई फाइलें रखी हुई थीं, लेकिन उसका मन उनमें नहीं था। उसने अपने पीए को बुलाकर सिर्फ इतना कहा, आज से मैं वर्दी में दफ्तर नहीं आऊंगा और न ही सरकारी गाड़ी में निकलूंगा। पीए चौंक गया। सर, लेकिन क्यों? अविनाश ने धीमे स्वर में जवाब दिया। जब तक मैं एक आम आदमी की तरह इन सड़कों पर नहीं चलूंगा, मुझे सच नहीं दिखेगा। वर्दी और लाल बत्ती देखते ही सब साफ सुथरा दिखाने लगते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि असली हालात क्या हैं। उस दिन से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अविनाश बिना किसी को बताए साधारण कपड़ों में, कभी पैदल, कभी साइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर शहर के अलग अलग इलाकों में निकल पड़ता। पहला पड़ाव था सूरजपुर थाना। बाहर से देखने में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। 3 युवक एक कोने में बैठे थे, आंखों में डर, कपड़े मैले। अविनाश ने एक कांस्टेबल से पूछा, इनको क्यों पकड़ा है? कांस्टेबल ने बेपरवाही से कहा, बस ऐसे ही, पूछताछ के लिए, थोड़ा सबक सिखाना था। कौन सा सबक? अविनाश की आवाज में ठंडा गुस्सा था। कोई जवाब नहीं आया। उसने तुरंत एसपी को फोन मिलाया और कहा, अभी इनको छोड़ो और इस थाने के प्रभारी को सस्पेंड करो। आदेश सुनते ही थाने में हलचल मच गई। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले 2 दिन में उसने 5 थानों और कई चौकियों का निरीक्षण किया। हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ मिली। कहीं निर्दोष पर केस डालना, कहीं गलत वसूली, कहीं शराब के ठेकेदारों से महीने लेना। हर जगह उसका फैसला एक जैसा था, सस्पेंड। शहर में चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, पहली बार देख रहे हैं कि कोई अफसर वर्दी वालों को भी उसी वक्त सजा दे देता है। बाजारों में, चाय की दुकानों पर, यहां तक कि रिक्शा वालों के बीच भी उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। लेकिन यह बदलाव हर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। जिन नेताओं को पुलिस उनकी जेब में रखती थी, जिन अफसरों के लिए यह सिस्टम कमाई का जरिया था और जिन दलालों की रोजी रोटी इसी भ्रष्टाचार से चलती थी, सब के सब बेचैन हो गए। एक शाम अविनाश अपने दफ्तर में बैठा था, तभी उसके पीए ने आकर कहा, सर, ऊपर से फोन आया है। आपके खिलाफ विशेष समिति बनाई जा रही है। कहते हैं कि आप सिस्टम को अस्थिर कर रहे हैं। अविनाश ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अगर सफाई करना अस्थिरता है तो हां, मैं करूंगा, चाहे जहां भेज दो। उसकी आंखों में एक अडिग चमक थी। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। उस रात उसने घर लौटकर पिता के साथ चाय पी। पिता ने बस इतना कहा, बेटा, सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन तू अकेला नहीं है। वह मुस्कुराया, लेकिन भीतर यह तय कर चुका था कि अब यह सिर्फ कुछ थानों की सफाई की लड़ाई नहीं रही, यह पूरे जिले के उस डर को मिटाने की लड़ाई है जिसे वर्दी ने अपना हथियार बना लिया था। रात का समय था। ठंडी हवा में भी पुराने शहर की गलियों का दम घुटा हुआ सा महसूस हो रहा था।
सड़क के दोनों किनारे पुराने मकान, छिलती दीवारें और टिमटिमाते बल्ब। जगह जगह अंधेरा इस तरह फैला था कि लगता था जैसे कुछ छुपा हुआ है। यह थी भीमराव कॉलोनी, एक ऐसी जगह जहां लोग पुलिस का नाम सुनकर ही दरवाजे बंद कर लेते थे। अविनाश ने आज तय किया था कि वह यहां खुद देखेगा कि लोगों में इतना डर क्यों है। उसने अपने कपड़े साधारण रखे, गहरे रंग की शर्ट, पायजामा, सिर पर पुरानी टोपी और पैरों में सस्ते चप्पल। कोई भी देखकर उसे पहचान न पाए, यही उसका मकसद था। कॉलोनी में घुसते ही उसे एक चाय की दुकान मिली, जहां आधा दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ा चाय वाला, झुकी कमर, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर एक अजीब डर का साया। अविनाश ने चुपचाप बैठकर एक चाय मंगाई और पूछा, यहां इतनी सुनसान क्यों है? चाय वाला पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, यहां पुलिस आती है तो बेटा घर नहीं लौटता। जिनको पकड़ ले जाते हैं उनका कोई कसूर नहीं होता, बस नाम डाल देते हैं। अविनाश ने पूछा, नाम क्यों डालते हैं? चाय वाला हंसा नहीं, बस उसकी आंखों में नमी आ गई। ऊपर से आदेश आता है, गिरफ्तारी दिखाओ। असली गुंडे तो पैसे देकर छूट जाते हैं, गरीब फंस जाते हैं। कई बार तो रात में दरवाजे तोड़कर ले जाते हैं और फिर घर वाले महीनों तक थाने के चक्कर काटते हैं। अविनाश यह सुन ही रहा था कि दूर से एक जीप के आने की आवाज गूंजने लगी। धुंधली पीली रोशनी में जीप का सिलहूट साफ दिख रहा था। चाय वाला एकदम चुप हो गया और वहां बैठे दो तीन लोग तुरंत उठकर अंधेरे में गुम हो गए। जीप आकर पास में रुकी और बाहर उतरे दरोगा विजयपाल। कड़क वर्दी, मोटी बेल्ट और आंखों में वैसा ही घमंड जो उसने पहले राकेश चौधरी में देखा था। साथ में 4-5 सिपाही, हाथ में लाठियां, मानो किसी को पकड़ने का इरादा हो। उन्होंने आते ही पास के एक घर का दरवाजा धक्का मारकर खोला और अंदर घुस गए। कुछ ही मिनट में एक 18-19 साल का लड़का घसीटते हुए बाहर लाया गया। उसकी मां रो रही थी, पांव पकड़ रही थी, लेकिन विजयपाल ने उसे लात मारकर किनारे कर दिया। अविनाश भीड़ में से आगे बढ़ा। उसकी चाल में अब वो ठंडा इरादा था जो सिर्फ सच सामने लाने वाले के पास होता है। वह सीधा विजयपाल के सामने जा खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, रुकिए। विजयपाल ने घूर कर कहा, तू कौन है? हट यहां से। अविनाश ने बिना कोई जवाब दिए अपनी टोपी उतारी और वहां खड़ी भीड़ के सामने साफ आवाज में कहा, मैं इस जिले का डीएम हूं। वह पल जैसे बिजली गिरने जैसा था। भीड़ में सरसराहट हुई, सिपाही सहम कर पीछे हट गए और विजयपाल के चेहरे से रंग उड़ गया। अविनाश ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और पूरी घटना की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए सीधे एसपी को कॉल मिलाया। अभी और यहीं दरोगा विजयपाल का निलंबन करो। जिस लड़के को पकड़ा है उसे तुरंत छोड़ो और जो यह छापेमारी है इसका पूरा ब्यौरा मेरे टेबल पर सुबह 10 बजे तक चाहिए। एसपी की तरफ से आदेश आया और कुछ ही मिनट में लड़का अपनी मां के पास पहुंच गया। उसकी मां के आंसू रुक नहीं रहे थे। भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा, आज पहली बार इंसाफ मिलता दिखा है। अगली सुबह यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। चाय की दुकानों, बाजारों, यहां तक कि स्कूल के बच्चों तक यह कहानी पहुंच गई थी कि डीएम साहब रात को भी लोगों के बीच जाते हैं और गलत करने वालों को वहीं रोक देते हैं। लेकिन इस घटना ने सत्ता में बैठे लोगों को और ज्यादा बौखला दिया। उसी शाम अविनाश के टेबल पर एक फाइल आई। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, स्थानांतरण आदेश। अविनाश ने फाइल खोली, एक नजर देखी और बिना कुछ कहे वापस बंद कर दी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली थी, क्योंकि वह जानता था कि अब लोग चुप नहीं रहेंगे और उसकी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। ट्रांसफर आदेश हाथ में था। कमरे की मेज पर बाकी फाइलों के ऊपर रखा हुआ, मोटे कागज पर छपी कुछ पंक्तियां जो किसी अफसर का ठिकाना बदल देती हैं। अविनाश ने उसे दूसरे कागजों की तरह ही उठाकर देखा। एक पल के लिए खिड़की की ओर देखा। बाहर बरामदे में बोगनवेलिया के सूखे फूल हवा में हिल रहे थे और भीतर दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, यह लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी, लेकिन यहां अधूरी छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। उसने पीए को बुलाया, बस इतना कहा, आज शाम से पहले प्रमोद यादव की फाइल मेज पर पूरी चाहिए। सभी नोटिंग, सभी शिकायतें, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो, गवाह, सब। जो भी दबा है निकालो, जो डर रहा है उसे भरोसा दिलाओ।
और जो टाल रहा है उसे याद दिलाओ कि सरकार जनता की है। पीए ने उसकी आंखों के भाव पढ़ लिए, एक हाँ में जवाब दिया और भागता हुआ बाहर निकल गया। दोपहर तक दफ्तर का वातावरण बदल चुका था। रिकॉर्ड रूम में धूल खाती फाइलें खुल रही थीं। बीच बीच में किसी पन्ने पर चस्पा पुरानी नोटिंग दिखाई देती, लंबित, जांच में, समुचित, साक्ष्य प्रतीक्षारत, जैसे शब्द जो काम का मतलब बदल देने वाले होते हैं। एक क्लर्क ने धीरे से कहा, सर, इस फाइल पर 2 बार जांच बैठी थी, पर दोनों बार रिपोर्ट मंगवाई गई, लिख कर रह गई। अविनाश ने बिना ऊंची आवाज किए कहा, तीसरी बार रिपोर्ट नहीं, नतीजा चाहिए। जो डॉक्टर ने मेडिकल किया था उसे बुलाओ, वीडियो जिसने रिकॉर्ड किया था उसका बयान लिखाओ, बाजार में गवाह कौन कौन है उनकी सूची बनाओ। और हां, डर किसी को लगता है तो उसे कहो कि बयान कमरे में नहीं, मेरे सामने देगा। सचिवालय में किसी ने धीमे से फुसफुसाया, सर, शाम तक छोड़ देंगे तो फिर। वह बात पूरी करने से पहले ही अविनाश ने कहा, छोड़ना हो तो डर छोड़ो, फाइल नहीं। शाम के 3:30 बजे विशेष बैठक के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में कुर्सियां भर गईं। एक तरफ ईएसपी, दूसरी तरफ एडीएम, सीएमओ, विधि अधिकारी और बीच में वह फाइल जिसमें बाजार के उस थप्पड़ की आवाज बंद थी जैसे किसी ने बोतल में हवा भरकर ढक्कन कस दिया हो। अविनाश ने बैठक शुरू करते समय कोई भाषण नहीं दिया। उसने सबसे पहले वीडियो चलवाया। बाजार की भीड़, धूप, शोर, फिर अचानक वह पल जब राकेश चौधरी ने युवक को मारा था, और कुछ मिनट बाद वही धौंस भरी चाल, वही अंदाज जब माधव प्रसाद को दीवार से हटाकर थप्पड़ मार दिया गया था। स्क्रीन पर वह आवाज जितनी तेज नहीं थी, उससे ज्यादा तेज कमरे का सन्नाटा था। वीडियो रुका। उसने डॉक्टर को बुलाया। मेडिकल अधिकारी ने साफ कहा, राइट। चीक पर कंट्यूजन, ईयर रिंगिंग, ब्लड प्रेशर उछल गया था। उम्र को देखते हुए यह आघात हल्का नहीं माना जाएगा। विधि अधिकारी ने फाइल पलटी। जनप्रतिनिधि कानून और आईपीसी में आपराधिक बल, सार्वजनिक स्थान पर अपमान और सेवा में रहते हुए कदाचार, तीनों स्पष्ट। एसपी ने सिर झुकाकर कहा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लंबित रखी गई थी। दबाव था। अविनाश ने गौर से देखा। दबाव किसका? कोई जवाब नहीं आया। उसने कागज आगे खिसकाए। यह सूची है उन लोगों की जो उस दिन मौजूद थे। सबके बयान लिखे जाएंगे, रात तक लिखे जाएंगे, और हां, लंबित शब्द इस जिले की फाइलों से आज के बाद गायब होगा। 4 बजे के बाद कमरे के दरवाजे बार बार खुलते बंद होते रहे। चाय वाले का लड़का, जो उस दिन सबसे पहले दौड़कर भीड़ में गया था, अंदर आया। सर, मैंने देखा था, आवाज भी सुनी थी। मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया था, पर इस बार मैं डरूंगा नहीं। उसकी आवाज में वही ठहराव था जो किसी ने अपनी ही जुबान की ताकत पहचान ली हो। एक दुकानदार ने कहा, हमने पुलिस का डर देखा है, पर इज्जत का डर पहले नहीं देखा था। उस दिन पहली बार लगा कि कानून हमारे लिए भी है। ये बयान कागज पर उतरते रहे। पेन की निब खुरचती रही। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। 5 बजते बजते विधि अधिकारी ने ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया। दरोगा प्रमोद यादव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। विभागीय कार्यवाही में कदाचार सिद्ध, साथ ही आईपीसी की संबंधित धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश। कोई तालियां नहीं बजीं, कोई नारा नहीं लगा। अविनाश ने बस पूछा, किसके हवाले? एसपी ने उठकर कहा, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा, अभी। उसने आगे जोड़ दिया, और इस केस की निगरानी रोजाना होगी। फाइल तब तक बंद नहीं होगी जब तक अदालत में चार्जशीट दायर न हो जाए। आदेश पर हस्ताक्षर हुए। जिला परिषद की पुरानी कलम से स्याही थोड़ी फैल गई। किनारे पर नीला दाग बन गया, जैसे वर्षों से रुकी हुई कोई बात कागज पर पूरा आकार ले रही हो। बाहर बरामदे में हवा तेज हो चुकी थी। पत्तियां झंझना रही थीं। एएसपी निकल गए टीम लेकर। शहर के उस हिस्से में जहां प्रमोद यादव का सरकारी आवास था, दरवाजे पर कोई हड़कंप नहीं मचा। बस कुंडी खुली और भीतर से एक चेहरा निकला जिसमें हैरत कम और हिसाब ज्यादा था। किस बात में? जवाब छोटा था, उस एक थप्पड़ में, और उन सब में जो फाइलें लंबित लिखकर सो गई थीं। हथकड़ियों की आवाज बहुत हल्की होती है, पर उस दिन वह आवाज बाजार की पुरानी ईंटों तक सुनाई दी, शायद इसलिए कि लोगों के मन में बंद पड़े कुंडे खुल रहे थे।
दिन वह आवाज बाजार की पुरानी ईंटों तक सुनाई दी, शायद इसलिए कि लोगों के मन में बंद पड़े कुंडे खुल रहे थे। शाम ढलने लगी। दफ्तर में लोग चुपचाप अपनी कुर्सियां छोड़ते गए। अविनाश ने फाइलों को करीने से लगाया, ट्रांसफर आदेश फिर ऊपर रख दिया, उसके ऊपर अपनी छोटी सी डायरी। उस डायरी में 2 पंक्तियां लिखीं, काम खत्म 2 तरह से होता है, या तो नतीजे से या तो बहाने से, मैं पहला चुनता हूं। उसने डायरी बंद की, कुर्सी से उठा और पीए से कहा, चलिए। गाड़ी दफ्तर के बाहर रुकी, पर उसने सिर हिलाया। आज पैदल। सड़क पर उतरते ही धूप का रंग फीका पड़ चुका था। दुकानों की पीली रोशनी जलने लगी थी। वह उसी बाजार की तरफ चला जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। रास्ते में लोग उसे पहचानते, आंखों से सलाम करते, कोई आगे न बढ़ता, जैसे किसी ने सबको समझा दिया हो कि सम्मान शोर से नहीं, सन्नाटे से दिखता है। बाजार के मोड़ पर पहुंचते ही चाय वाले ने दूर से उसे आते देख लिया। उसने जल्दबाजी में स्टील के गिलास धो डाले, उबलती केतली में चाय डालते हुए हाथ कांपे भी, पर आवाज स्थिर रही। आ जाइए, आज चाय में नहीं, शहर पिलाएगा। चाय का पहला घूंट बहुत साधारण था, चीनी, पत्ती, दूध, पर उसमें एक नई चीज घुली थी, भरोसा। उसी वक्त भीड़ के बीच से कोई बोला, सर, आपने हमें इंसान होना याद दिलाया। उस वाक्य में सर कम था, हम ज्यादा था। माधव प्रसाद धीरे धीरे चलते हुए सामने से आए। आज उनके कदमों में कंपन कम था, शायद इसलिए कि बेटे ने उनके गाल पर पड़ा वह दाग कागज पर, कानून में और लोगों की याद में, न्याय में बदल दिया था। उन्होंने पास आकर कहा, चलो वहीं बैठते हैं जहां उस दिन थप्पड़ पड़ा था। वह दोनों उसी जगह जाकर खड़े हो गए। दीवार वहीं, धूप का दाग वहीं, पर आज वहां खड़े होने का अर्थ अलग था। एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर उधर देख रहा था, बोला, मां, यही वो जगह है? मां ने कहा, हां बेटा, पर अब डरने की नहीं, यहीं से बात शुरू होगी। भीड़ खुद ब खुद किनारा करने लगी। किसी ने न फूल लाए न मालाएं। एक बुजुर्ग ने बस अपने सर से गमछा उतारकर माधव प्रसाद के कंधे पर रख दिया। इज्जत का कंधा हमेशा ढका रहता है। अविनाश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका दिया। कोई कैमरा आगे नहीं आया, कोई सेल्फी नहीं ली गई। शहर मानो सीख चुका था कि बड़ी बातें बड़े शोर से नहीं, बड़े सन्नाटे से पूरी होती हैं। उस रात बस स्टैंड की तरफ जाते हुए हवा थोड़ी ठंडी थी। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी थी, टिकट खिड़की पर भीड़ कम। अविनाश ने सामान नहीं उठाया, उठाने को था भी क्या, एक बैग, डायरी और कुछ फाइलों की यादें। बस के हॉर्न की आवाज आई और वह बस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे से आवाज आई, चाय वाले की, साहब, जब अगली जगह जाएं तो वहां की दीवारों पर भी यही सन्नाटा लिख दीजिएगा। अविनाश मुड़ा नहीं, पर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उतर आई। जहां रहूंगा, बदलाव होगा। वही वाक्य जो उसने उस दिन सचिवालय के फोन पर कहा था, पर आज उसमें तजुर्बा जुड़ गया था। बस में चढ़कर उसने खिड़की वाली सीट ली। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शहर पीछे छूटता गया, लाइटें, गलियां, लोग और वह बाजार जहां थप्पड़ की गूंज थी और आज न्याय की प्रतिध्वनि। उसने आंखें बंद कीं। पलकों के पीछे धूप नहीं, छांव थी। रेलिंग से टिके हुए हाथ डीले पड़े थे, जैसे किसी भारी बोझ को उसने वहीं छोड़ दिया हो जहां उसे छोड़ना चाहिए था। बस के शीशे पर बाहर की हवा रेखाएं खींच रही थी। उसने जेब से डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा, सबसे ऊंची जीत वही होती है जिसे कोई सुन नहीं पाता, सिर्फ महसूस करता है। डायरी बंद की, सिर सीट से टिकाया और शहर को दिल में रखकर, शोर को पीछे छोड़कर वह उस सफर पर निकल पड़ा जहां उसकी मौजूदगी से नहीं, उसके किए हुए काम से पहचान साध जाएगी। पीछे बाजार में दीवार के पास, उस जगह जहां कभी थप्पड़ पड़ा था, अब शाम की हवा ठहरी हुई थी। कोई तूलिका नहीं आई, कोई रंग नहीं भरा, पर लोगों के मन में एक रेखा खींच गई थी। यहां किसी दिन किसी ने अपनी कुर्सी से नहीं, अपनी चुप्पी से जीत दर्ज की थी, और यह बात बिना कहे पीढ़ियों तक सुनाई देने वाली थी।